हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है कि पूरे हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे, उसको मैं एक कंपाइल्ड वीडियो में आपके सामने फुल वीक सीरीज के थ्रू लेकर आता हूं। तो आज हम फुल वीक करंट अफेयर्स समझेंगे सितंबर वीक 4। तो मैंने वीक 1, 2, 3, 4 सारे कवर किए। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी अक्टूबर वीक 1 की, ठीक है। तो सितंबर वीक 4 के हिसाब से कौन सी 10 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी उनको जल्दी से समझ लेते हैं। चलते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज पे। ये थी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के 10 साल पूरे हो चुके हैं जब बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में सरकार बनाती है। तो सबसे इनिशियली जिन स्कीम्स पे वो काम करते हैं उसमें से एक था मेक इन इंडिया। आपने ये लोगो इसका जरूर देखा होगा। तो ये जो स्कीम थी ना, इसको लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 में, 2014 में, ठीक है। तो ये जो स्कीम थी ये असल में लॉन्च हुई थी 25 सितंबर 2014 में और इसने अपने 10 साल पूरे कर लिए। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि भाई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट्स, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीजों को प्रमोट करो। और जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी उसके आसपास का पूरा इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा तो जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट होंगी। और हम कह सकते हैं कि काफी हद तक ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए, अभी भी चल रहे हैं, पर काफी हद तक ऑब्जेक्टिव्स पे काम हुआ भी है, ठीक है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे हमने ध्यान दिया, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ऐसा नहीं कि आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो 10 ऑफिसेज में जाओ, 15 डिपार्टमेंट्स में जाओ, एक जगह हो, सारे अप्रूवल्स ले लो, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने काफी इंप्रूव किया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, पर पिछले 10 साल में काफी ध्यान दिया। काफी सारे ऐसे सेक्टर्स खोले जो फ्यूचर ओरिएंटेड थे, उसमें इन्वेस्टमेंट्स काफी हद तक बढ़वाई। कुछ इनिशिएटिव, पीएलआई सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। सिंपल लॉजिक, सरकार कहती है कि मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर, ड्रोन्स ये सब इंडिया में नहीं बनते। अगर कोई भी कंपनी इनको इंडिया में आके बनाएगी, अपना प्लांट यहां लगाओगे तो हम अलग से इंसेंटिव देंगे। मोबाइल फोन इंडस्ट्री के लिए ये स्कीम बहुत काम करगी। हम होप करेंगे सेमीकंडक्टर में भी ये स्कीम बहुत अच्छे से काम कर पाए। गति शक्ति, जिसमें प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट किया जाता है, सेमीकंडक्टर के लिए तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाया ही है। स्टार्टअप इंडिया पे ध्यान दिया। लॉजिस्टिक्स इंप्रूव किया। लॉजिस्टिक्स होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना जल्दी। जीएसटी सिस्टम को इंप्रूव किया। यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स में जितना काम यूपीआई ने किया उसके आसपास शायद दुनिया में भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा ना रहा हो, ठीक है। मेक इन इंडिया इसको लॉन्च किया था सितंबर 2014 में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है रही, इसलिए आपने बार बार पीयूष गोयल जी को बहुत बार देखा होगा। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली लॉन्च किए 3 परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स। ये सुपर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर में फर्क क्या होता है, इनकी प्रोसेसिंग पावर, कैलकुलेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये जो 3 कंप्यूटर्स हैं, इसमें से एक पुणे में डिप्लॉयड है, एक दिल्ली में, एक कोलकाता में। सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। जैसे ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना की रिसर्च में मदद करेगा, ये मदद करेगा मटेरियल साइंस और एटॉमिक फिजिक्स की रिसर्च में, और ये असल में मदद करेगा कॉस्मोलॉजी और अर्थ साइंसेस को समझने में। नॉर्मल कंप्यूटर्स ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मान लो आप कुछ स्टडी करना चाहते हो, उसके लिए बहुत सारा डेटा है, उसको प्रोसेस करना है। नॉर्मल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर कम है, स्पीड कम है, ये जल्दी प्रोसेस करेगा। मान लो आपने देखना है कल वेदर कैसा है, कैसे पता चलेगा? जितने भी अवेलेबल पैरामीटर्स उनको स्टडी करो, पुराने सालों में जितने टेम्परेचर्स हैं उनको स्टडी करो और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो। जितना कंप्यूटर फास्ट उतनी अच्छी प्रिडिक्शन, सिंपल। इसलिए वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर्स का बहुत इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो असल में परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स पार्ट है इंडिया के एक बहुत बड़े इनिशिएटिव का जिसका नाम है एनएसएम, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री यहां बहुत इंपॉर्टेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है इस सुपर कंप्यूटर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन पढ़ना चाहो तो उसमें क्या इन्वेस्टमेंट्स, 2015 में उसको लॉन्च किया गया, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, सब लिखा हुआ है। पॉज करके आप इस पूरे मिशन को यहां से पढ़ सकते हो। इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। दुनिया में कितनी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है ये देखो। दुनिया में जो कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है वो है रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। इजराइल और नॉर्थ कोरिया एक्सेप्ट नहीं करते, उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर इस लिस्ट में कोई 10th कंट्री ऐड हुई तो वो होगा ईरान, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो न्यूज, सबसे ज्यादा जो साइंस आते हैं वो ईरान से ही आते हैं।
ठीक है, समझते हैं इस न्यूज को। हर साल इस दिन को याद किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 26 ऑफ सितंबर। यूनाइटेड नेशंस इस पे बहुत जोर दे चुका है कि न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो जाने चाहिए, पर अभी दुनिया उस स्टेट में है नहीं। आप तो देख ही रहे हो किस तरह से वॉर्स बढ़ रही है। ठीक है, तो काफी इनिशिएटिव्स हैं जो यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा दिए गए। उनमें से काफी ऐसे इनिशिएटिव जिसका इंडिया मेंबर है। अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, पर मजबूरी क्या थी, चाइना ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया था। अगर हम बोलते कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हमारे सामने खड़ा हो जाता। तो हमने कौन सी टीटी साइन नहीं की थी, नॉन प्रोफेशन टीटी। हमने बोला दुनिया कह रही है कि यूएस, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, P5 परमानेंट 5 यूएनएससी के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, अब और कोई ना बनाए। इंडिया ने बोला 5 में से 4 से कोई दिक्कत नहीं, चाइना के पास जो न्यूक्लियर वेपन है ये हमारे लिए बहुत कंसर्न वाली बात है। हमने पोखरण 1 और पोखरण 2 किया 74 और 98 में। ठीक है, CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बॉस होते हैं DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो वैक्सीन वगैरह आपको लगे ना, उन्हीं के अप्रूवल से लगती है। ठीक है, 53 ड्रग्स को इंडिया में क्वालिटी कंसर्न्स में डाल दिया गया है। पिछले कुछ सालों में बड़ी ऐसी न्यूज आई, जैसे इंडिया से कुछ कफ सिरप्स बाहर बेचे गए जिनकी वजह से बच्चों में डेथ तक रिपोर्ट की गई। ये सारा आर्टिकल बात करता है। तो इंडिया क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे फार्मेसी बनाता है, दवाइयां बनाता है, तो क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में न्यूज ऐसे आई जिससे क्वालिटी पे एक बहुत बड़ा कंसर्न उठ गया। इसलिए एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया कि हमारे यहाँ जो दवाइयां बनती हैं क्या वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी फॉलो करती है नहीं करती, जिसमें से काफी दवाइयां क्वालिटी रडार में लो क्वालिटी की पाएगी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ बहुत कॉमन दवाइयां जो अभी इजीली अवेलेबल, आगे जाकर उनको बंद किया जाएगा, जिसमें पैरासिटामॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, 53 ड्रग्स जिसमें पैरासिटामॉल, पैंडी करके ऐसी दवाइयां जो फेमस है काफी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देंगे, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, तो हम खुद भी क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे और एक्सपोर्ट भी अच्छे करेंगे, सबको फायदा होगा। अगर हम क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो पूरी इंडस्ट्री का ही नाम खराब हो जाएगा इंडिया। ठीक है, CDSCO काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर। ये एक ड्रग अथॉरिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। इसके जो बॉस होते हैं वो होते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। उनका नाम भी लिखा हुआ है इस टाइम पे। DCGI कौन है? DCGI को बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, DGCA वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो पायलटिंग लाइसेंस से काम करता है। ये DCGI होता है। ठीक है, ठीक है, रिसेंटली एक रैंकिंग आई, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, इंडिया का रैंक था 39। अब जैसे देख रहे हो कि 2015 से सरकार चेंज हुई ना, तो एक तरह से दिखा रहे हैं कि देखो, मतलब बीजेपी कहना चाहती है कि हमने काफी इंप्रूव करवा दिया। बहुत सारे इंडेक्स में आप ऐसे देखते हो 2014-15 से कंपैरिजन शुरू करते हैं, तो 2015 में हमारा रैंक था 81, जो इंप्रूव हो गया 39। कैसे इनोवेशन इंडेक्स में आप आगे जाते हो? एजुकेशन पे खर्च के, रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च के, यूनिवर्सिटीज को ज्यादा सैंक्शनिंग देके। अभी भी हम कहेंगे कि इंडिया में जितनी बड़ी हम कंट्री है, R&D बहुत कम है, बहुत जोर और लगाना पड़ेगा, पर रैंक इंप्रूव हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इंडिया पिछले 9 साल में 42 पोजीशन से इंप्रूव कर गया और अब हम ओवरऑल रैंकिंग में है 39 पे, और जो मिडिल इनकम इकोनॉमीज है उसमें हम है फर्स्ट रैंक पे। ठीक है, पर मिडिल इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डेवलप कंट्रीज के लेवल पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी की रिसर्च, किसी का कोई फॉर्मूला, किसी की कोई इन्वेंशन, किसी का कोई डिजाइन, ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, हमारे जो बड़े बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, ये R&D में दुनिया के बड़े बड़े शहरों से कंपीट कर रहे हैं। अब ओवरऑल इंडिया को भी काफी आगे बढ़ना चाहिए और टॉप 20 रैंकिंग्स में जल्दी से जल्दी हमें पहुंच जाना चाहिए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड, बनाया गया था 1967। ठीक है, ये असल में क्या न्यूज है? बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि इंडिया ने पीछे छोड़ दिया जापान को और हम बन गए थर्ड लार्जेस्ट पावर, सिर्फ एशिया की नहीं पूरी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट पावर। कहां से पता लगा? एशिया पावर इंडेक्स से। तो ऐसा मत समझना हम एशिया की थर्ड लार्जेस्ट पावर, हम पूरी दुनिया की लिस्ट में तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। सबसे पावरफुल कंट्री यूएस, फिर चाइना, फिर इंडिया। अब इसमें सिर्फ मिलिट्री नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, हम समझ लेंगे। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत बड़ा रोल था, हम स्ट्रांग हुए। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, जो हमारे पूरे दुनिया में डिप्लोमैट्स हैं, मिशंस हैं, एम्बेसीज हैं, हमारे
डायस्पोरा, हमारे इंडियंस जो पूरी दुनिया में रहते हैं, उनका एक काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है। हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस दुनिया में काफी है, हमारे त्योहार, भाषाएं, खान पान, ये दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, इस इंडेक्स को रिलीज करता है लोई इंस्टीट्यूट 2018 से, और ये बहुत तरह के पैरामीटर्स, अगर आपको मैं पैरामीटर्स दिखाऊं यहाँ लिखे हुए हैं, बहुत तरह, सिर्फ ये नहीं कि आपकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, बहुत तरह के पैरामीटर्स, इकोनॉमिकली आप कैसे हो, आपकी कंट्री की पॉपुलेशन किस तरह से आगे बढ़ रही है, मिलिट्रीली कैसे, सबको फॉलो करता है। जिसकी बेसिस पे ये कहता है कि दुनिया में सुपर पावर्स इस टाइम पे सिर्फ दो हैं, यूएस और चाइना। फिर आती है मिडिल पावर जिसमें इंडिया नंबर 1 पे, और हमने रिसेंटली जापान को पीछे छोड़ा, और फिर एक बहुत लंबी लिस्ट आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, पॉज करके पूरी लिस्ट को पढ़ भी सकते हो। चाइना ने रिसेंटली एक मिसाइल को टेस्ट किया, इस मिसाइल को बोलते हैं आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसके टिप में एक न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है। चाइना ने ऑफ कोर्स न्यूक्लियर वॉरहेड यूज नहीं किया, उन्होंने तो मिसाइल को टेस्ट करके दिखाया कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम इस तरह से अटैक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पिछले कुछ वीक्स में इंडिया के द्वारा जो अग्नि सीरीज के मिसाइल्स लॉन्च किए गए, वो एक रीजन हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है पर हो सकता है कि इंडिया की तरफ से जो टेस्ट किए गए वो भी एक चीज थी जिससे चाइना थोड़ा सा ट्रिगर हो गया, और वो भी चाहता था कि हम भी इस तरह का एक टेस्ट कर कर दिखाएं। ठीक है, आईसीबीएम कैटेगरी क्या होती है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे दूर, सबसे ऊंचा, सबसे स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स दुनिया की होती है आईसीबीएम। ठीक है, ये ना ऐसे पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। दिखाऊं मैं आपको इसका पाथ, इस तरह के पाथ, ये होती है आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक और होती है, वो होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज ज्यादातर जमीन के नजदीक रहती है, बैलिस्टिक बहुत ऊपर चली जाती है। ये जमीन के क्लोज रह के रडार को अवॉइड करती है, वो बहुत ऊंचा जाके रडार को अवॉइड करती है। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े वेपन्स को ये कैरी कर सकती हैं, दूर जा सकती हैं, स्पीड इनकी बहुत ज्यादा होती है, तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वॉरहेड्स डाले जा सकते हैं। इनको जमीन से, एयरक्राफ्ट से, सबमरीन के अंदर से फायर किया जा सकता है। काफी पावरफुल मिसाइल्स होती है। इंडिया की आईसीबीएम्स आप यहां देख सकते हो। अब तो आईसीबीएम में और सारी टेक्नोलॉजी आने लगी, जैसे इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट किया था एमआईआरवी। एमआईआरवी होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, की मिसाइल एक गई पर वो बहुत सारों में डिवाइड हो गई, और हर पार्ट जिसमें वो डिवाइड हुई वो पार्ट अलग से अटैक कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंसान बन चुके हैं न्यू प्रेसिडेंट हमारी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका के। इनका नाम है अरुणा कुमारा। ये है लीडर ऑफ नेशनल पीपल्स पावर अलायंस, और ये 10वें प्रेसिडेंट बने श्रीलंका के। श्रीलंका जिसकी हिस्ट्री में सिविल वॉर भी हुई है, टेररिस्ट अटैक्स भी हुए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्राइसिस भी आया। अब श्रीलंका फाइनली इन सब प्रॉब्लम से आगे बढ़ना चाहता है। इस इलेक्शन में लोगों ने कोई स्टैंडर्ड या बहुत बड़ी पार्टी को वोट नहीं दिया, राजा पक्षस को वोट नहीं दिया, कह सकते थोड़े से न्यू इंसान को पावर दिए कि शायद ये श्रीलंका को ट्रांसफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो ये पहले मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल हेड ऑफ द कंट्री बने, तो ये थोड़े लेफ्टिस्ट ज्यादा रहेंगे। ठीक है, और इनकी पार्टी वैसे तो है जेवीपी, पर जो अलायंस है, जैसे इंडिया में होता है ना अलायंस, बीजेपी का एनडीए अलायंस था, कांग्रेस का यूपी अलायंस होता था, तो इनका अलायंस है एनपीपी। ठीक है, पर इनकी खुद की पार्टी है जेवीपी। तो अब इंडिया के लिए चैलेंजेस क्या होंगे? तमिल इशू तो हमेशा से चैलेंज रहा है। यहां से पिछले कई सालों में जो तमिल श्रीलंका गए वो वहां जाकर बस गए। अब श्रीलंका के लोकल्स उनको आउटसाइडर्स बोलते हैं। सिविल वॉर हो चुके हैं। अब तमिलनाडु प्रेशर डालता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कि आप उनसे बात करो। एंटी इंडिया स्टांस, बहुत सारे इंडिया के नेबर्स में रिसेंटली हमने एंटी इंडिया स्टांस देखा। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे श्रीलंका में प्रॉब्लम बढ़े। इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फंस जाते हैं अगर एकदम से सिचुएशन चेंज हो, जैसे बांग्लादेश में हुआ। अब जो नए प्रेसिडेंट बने, इन्होंने भी कई बार ऐसे इवेंट्स में, ऐसे स्पीचेस में पार्टिसिपेट किया जो इंडिया को टारगेट कर रही थी। अपॉर्चुनिटीज क्या है? हम गुडविल क्रिएट कर सकते हैं। हमने बहुत सारी कंट्रीज में गुडविल क्रिएट किया। अफगानिस्तान बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहां भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न, अगर श्रीलंका हमारे साथ अच्छे रिलेशन में रहेगा तो वहां से सिक्योरिटी कंसर्न की प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। हम डेवलपमेंट में उनको मदद कर सकते हैं और फॉरेन पॉलिसी बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। श्रीलंका की सिविल वॉर कुछ ऐसी दिखती है। ये जो एरियाज था, यहाँ पर एक तमिल ऑर्गेनाइजेशन एलटीटीएफ बहुत एक्टिव था और एक सिविल वॉर चली कई सालों तक इन श्रीलंका। आज की सेकंड लास्ट न्यूज, तो 80th एनिवर्सरी आ रही है यूनाइटेड नेशंस की अगले साल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसर्न या फिर कहें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज जो पेंडिंग है वो है G4 कंट्रीज को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाना। G4 मतलब इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान। देखो यूएन में ना
एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। वो आते हैं, टर्म खत्म करके चले जाते हैं। ये 5 कहीं नहीं जाते, ये वहीं बैठे रहते हैं। यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। पर अब इसको अपडेट करने की जरूरत है, और G4 ग्रुप बोलता है कि इन चारों कंट्रीज को परमानेंट सीट देनी चाहिए। यूएन नहीं दे रहा, जिसकी वजह से यूएन हर दिन आउटडेटेड होता जा रहा है, पर अब यूएन को अपडेट अपने आप को कर लेना चाहिए। ठीक है, तो G4 कंट्रीज आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। और अब तो और बहुत सारी कंट्रीज कहती है कि सही बात है, अब परमानेंट 5 मेंबर्स को बदलना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा शायद L69 ग्रुप के बारे में। इसमें बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वो भी चाहती हैं कि हाँ, ये G4 को अब मौका मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसमें से जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 होते हैं परमानेंट मेंबर्स, 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट न्यूज, एक हरिकेन जिसका नाम है, आई होप इसको प्रोनाउंस करते हैं, हेलेन, कैटेगरी 4 का स्टॉर्म है। इसने रिसेंटली हिट किया यूनाइटेड स्टेट्स को, बहुत इसने नुकसान पहुंचाया। ये लोग जिसको हरिकेन बोलते हैं, हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। जापान के आसपास टाइफून बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट में उसको विली विली भी बुलाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हरिकेन जिसको ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर के आसपास साइक्लोन्स भी बुलाया जाता है। अब हरिकेन में ना आई वॉल और रेन बैंड्स भी होते हैं। ये देखो, आई वॉल, स्पाइरल, रेन बैंड्स, इस तरह से हरिकेन बनता है। अब ये किस डायरेक्शन में हवा घूमेगी ये डिपेंड करता है, वो हरिकेन कहाँ आया, इक्वेटर के ऊपर आया, इक्वेटर के नीचे आया। ठीक है, तो हरिकेन, टाइफून्स, साइक्लोन्स चीज एक ही होती है। एक इसमें इन्होंने मिस कर दिया, विली विली। चारों चीज एक ही होती है, डिपेंड करता है किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में वो बना है, उसके हिसाब से उसका नाम डिसाइड होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ सितंबर वीक 4 में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी मैंने आपके साथ कवर करी। अक्टूबर वीक 1 हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।